द बंगाल फाइल्स की शुरुआत होती है 2 जून 1947 से। आज़ादी से 10 हफ्ते पहले एक मीटिंग होती हुई दिखाई गई है फिल्म में लॉर्ड माउंटबैटन, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, जहां लॉर्ड माउंटबैटन एक प्रस्ताव या मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये प्रस्ताव रखते हैं कि यदि कांग्रेस और मुस्लिम लीग इंडिया के पार्टीशन को स्वीकारते हैं, बिकॉज देयर हैव बीन कंसिस्टेंट इंसिडेंसेस ऑफ ब्लडशेड वायलेंस राइटिंग थ्रू आउट द लास्ट ईयर, तो इंडिया का पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन करने के अलावा और दूसरा कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं बचा है और उन्हें 2 जून के मिडनाइट तक उन्हें अपना अग्रीमेंट है, डिसअग्रीमेंट है जो बता देना है। और यदि वो डिसअग्री करते हैं तो फिर ब्रिटिश 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ने के एवज में 1948 या उसके बाद में जाएगी। इस तरह से एक तरह से प्रेशर बनाना, मजबूरी का फ़ायदा उठाना या इंडियन नेशनल कांग्रेस पर दबाव बनाते हुए और मुस्लिम लीग के नेताओं की डिमांड की पूर्ति करते हुए ब्रिटिश सरकार जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ से फिल्म आगे जाती है 78 ईयर्स आफ्टर पार्टीशन, यानी आज का लगभग का टाइम है। दिखाया गया है कि मुर्शिदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है बंगाल का, वहाँ पर एक दलित हिंदू लड़की गायब हो गई है। सस्पेक्ट एक बूढ़ी महिला है जिसका नाम भारती बैनर्जी है। भारती बैनर्जी का कैरेक्टर पल्लवी जोशी ने प्ले किया है एंड भारती बैनर्जी ने एक लोकल एमएलए के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है या नाम लिया है। वो लोकल एमएलए जो है उसका नाम सरदार हुसैनी है। ये केस डिस्कस हो रहा है सीबीआई डायरेक्टर के ऑफिस में। सीबीआई के डायरेक्टर पुनीत इस्सर दिखाए गए हैं। वो शिवा जो कि एक सीबीआई ऑफिसर है, आईपीएस है, उन्हें नियुक्त करते हैं कि वो मुर्शिदाबाद जाए और अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट तैयार करे कि आखिर मामला क्या है। शिवा का जो कैरेक्टर है वो दर्शन कुमार ने प्ले किया है। शिवा जब मुर्शिदाबाद पहुंचते हैं, वहाँ के हालात जब वो देखते हैं, उस लोकल एमएलए की जब वो पावर देखते हैं, उसके इतने सारे गुंडे उसके एक इशारे पर मारने मरने को तैयार हो जाते हैं और इस एमएलए और उनके गुंडों से पुलिस भी बहुत ज़्यादा डरती है। वहाँ पर ऐसे दिखाया गया है कि इस एमएलए का ही कब्जा है, उसी का शासन है, उसी की सरकार है, वो वहाँ का राजा है, उसी का संविधान है। विवेक अग्निहोत्री जी ने जो स्टाइल कश्मीर फाइल्स में यूज़ किया था, उसी अंदाज में फिल्म बैक एंड फोर्थ जाते हुए इस चीज़ पर फोकस करती है कि किस तरह से 1905 से ही बंगाल की चेतना को रौंदने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी राय में जो मेकर्स है वो ये बताना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का जो कॉल दिया था, यानी कि मसल पावर दिखा करके जोर ज़बरदस्ती खून खराबा मास किलिंग्स ऑफ हिंदूज का कर दो और उससे हम जो है सेपरेट पाकिस्तान बनाएंगे, मुस्लिम धर्म के आधार पर एक अलग राष्ट्र का निर्माण करेंगे, ऐसा कॉल उन्होंने दिया था। और इस अपॉर्चुनिटी को टैप किया था द देन प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल एट दैट टाइम, सोहरावर्दी। उन्होंने एक बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया था, गुंडे हायर किए थे एंड डायरेक्ट एक्शन डे को कैलकाटा में सेलिब्रेट करने का कॉल दिया था। यानी कि कैलकाटा भी इस पार्टीशन में मुस्लिम मेजॉरिटी के हाथ में पड़ जाए और पाकिस्तान में शामिल हो जाए, ये उसके पीछे का कारण था। तो जैसे ही डायरेक्ट एक्शन डे आता है, जो किलिंग्स है, इमीडिएटली 10 मिनट लगभग हो जाते हैं फिल्म शुरू हो करके एंड द किलिंग स्टार्ट के जैसे अभी तो बातचीत चल रही थी लोगों की एंड देन सडनली देयर आर सीन्स के एक आदमी को पकड़ के सीधा खिड़की या बालकनी से नीचे फेंक दिया एंड देयर यू गो के होके चालू हो गया। तो कुल मिलाकर के जो 1946 16 अगस्त से जो इस खून खराबे की एक शुरुआत हुई थी, फिल्म में से दिखाया गया है। और जिस तरह से पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज जो थी सत्ता पाने की हवस में इसमें मासूमों का खून बहा दिया और जो गुंडे, इतनी मॉब्स, गुंडों की ये जो मॉब है, एक तो अंधे हो गए हैं धर्म के नाम पर या तो फिर नशे और पैसे के लालच में इनको सही और गलत की बेसिक पहचान भी नहीं बची है एंड देन दे हैव गॉन ऑन अ किलिंग स्प्री। और हिंदू जेनोसाइड जो है वो कलकत्ता में शुरू हो गया था। इसी तरह से अभी भी जो मेकर्स है ये वो बताना चाह रहे हैं कि अभी भी जो बंगाल की हालत है,
स्पेशली जो 24 से 25 के बीच में जो इवेंट्स देखने को मिले हैं, संदेश खाली के जो घटनाएं घटी है, इलीगल लैंड ग्रैबिंग, सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट women, मास सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट women, एंड देन अभी जो मुर्शिदाबाद में जो हिंदू जेनोसाइड दोबारा हुआ, ये सारी घटनाएं जो है मेकर्स के हिसाब से फिल्म में ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश करी गई है कि ये इंटरकनेक्टेड है। बंगाल की चेतना को रौंदने का जो मिशन उस वक्त उन्होंने शुरू किया, वो प्रोजेक्ट आज तक वो उसी प्रोजेक्ट को आगे लेकर के जा रहे हैं, और बंगाल यानी जो हमारा वेस्ट बंगाल है भारत का, उसे वो अभी भी पाकिस्तान में शामिल करना चाहते हैं। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी, ऐसी कोई एक गंदी राजनीति चल रही है, ऐसा मेकर्स ने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश करी। सो व्हाट इज माय टेक ऑन द बंगाल फाइल्स? वेल, मेरी राय में फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले इंक्लूडिंग द डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा ग्रिपिंग है, बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग है। ये फिल्म आपको मजबूर कर देगी मानने को कि जो भी इसमें दिखाया जा रहा है इस पर आप विश्वास कीजिए। इसकी कहानी इतनी ग्रिपिंग है, इसका स्क्रीन प्ले इतना ज़्यादा ग्रिपिंग सच में है। लगभग 3 घंटे से भी ज़्यादा इस फिल्म का रन टाइम है, और पूरा समय आप इंतज़ार करते रहते हो कि आखिर इस फिल्म में ये जो लीड कैरेक्टर है, दर्शन कुमार का जो कैरेक्टर है, वो आखिर क्या सल्यूशन लेकर के आने वाले हैं। वो उस लड़की को, उस दलित हिंदू लड़की को क्या वो बचा पाएंगे, क्या होने वाला है, इसकी क्यूरियोसिटी बनी रहती है। ग्रिपिंग है जैसा कि मैंने कहा, बट जितनी ज़्यादा ग्रिपिंग इसकी कहानी मुझे लगी, इसका स्क्रीन प्ले मुझे लगा, उतना ही ज़्यादा फालतू मुझे इसका क्लाइमैक्स लगा। एक्टिंग की बात करें तो परफॉर्मेंसेस मुझे सबके ज़्यादा अच्छे लगे। कहीं कहीं दर्शन कुमार जी का जो एक्सप्रेशन है वो मुझे मैच करता हुआ नहीं लगा, जो सीन की इंटेंसिटी थी उस हिसाब से, बट अदरवाइज इवन ही इज़ डन अ वेरी गुड जॉब। भारती बैनर्जी के कैरेक्टर में 2 कलाकार हैं। Older version of Bharati Banerjee has been played wonderfully by Pallavi Joshi, and the younger version of Bharati Banerjee has been played by Simrat Kaur of the Gadar 2 fame. जी हाँ, सिमरत कौर ने बहुत ही उम्दा तरीके से अपना किरदार निभाया है। उनकी एक्टिंग स्किल्स मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई। ओल्डर वर्जन ऑफ भारती बैनर्जी जो है, उन्हें डिमेंशिया है, वो भूल जाती है, थोड़ा वो मेंटली डिस्टर्ब है, बिकॉज शी इज विटनेस्ड अ लॉट ऑफ राइटिंग एंड वायलेंस थ्रू आउट द डायरेक्ट एक्शन डे से लेकर के अब तक के टाइम में। तो उन्होंने जिस तरह से उस एक्सप्रेशन को दिया है अपनी आंखों में, अपने चेहरे पर, उस एक भाव को, उस एक्सप्रेशन को जिस तरह से उतारा है, वो बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ है। मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग पल्लवी जोशी जी की आज तक नहीं देखी है। आई थिंक दिस इज अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ हर करियर। इस फिल्म में राजेश खेरा जिन्ना का कैरेक्टर निभा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती एक रिटायर्ड या सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं। मोहन कपूर इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल इन 1946 सोहरावर्दी। सौरव दास गोपाल पाठा या पाठादा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। प्रियांशु चैटर्जी इज ऑल्सो देयर एंड ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ जस्टिस बैनर्जी, जो भारती बैनर्जी के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं। एकलव्य सूद का इंट्रोडक्टरी कैरेक्टर है इस फिल्म में। ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ सरदार जी, अ सोल्जर हु फॉट फॉर ब्रिटिश इन द वर्ल्ड वॉर, और अभी वो एट प्रेजेंट कैलकाटा में है, एंड ही इज डिफेंडिंग द हिंदूज, प्रोटेक्टिंग द हिंदूज, एंड ही इज अटैकिंग दोज मुस्लिम्स हु आर अटैकिंग द हिंदूज। ये दिखाया गया है। अनुभा अरोरा एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रही है, एंड वो शिवा यानी कि जो दर्शन कुमार है उनके कैरेक्टर को सपोर्ट करते हुए या उनकी मदद करते हुए एक कैरेक्टर है, ऐसा दिखाया है। परफॉर्मेंसेस बाय ऑल द एक्टर्स आर गुड, मुझे पसंद आया। आई ऑल्सो लव्ड द कास्टिंग इन द मूवी, एंड येस, अबव ऑल गांधी जी, महात्मा गांधी जी, बापू का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं नन अदर देन अनुपम खेर जी, एंड ही इज अ लेजेंडरी एक्टर। ही प्लेज ईच कैरेक्टर सो वेल। बापू जी का भी कैरेक्टर इस बार उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया है। फिल्म की वीक पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये फिल्म बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स पर बायस्ड है, यानी कि उनके ऊपर इल्ज़ाम डालने की कोशिश ज़्यादा कर रही है, रादर देन गिविंग एन अनबायस्ड व्यू ऑफ
हाउ द थिंग्स एग्जैक्टली वर। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे पर बनी हुई ये फर्स्ट फिल्म नहीं है। मे बी इन डेप्थ डिटेल में सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करती हुई जरूर लग सकती है, बट इससे पहले भी 2000 में एक फिल्म आई थी, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय कमल हसन, हे राम, स्टारिंग कमल हसन हिमसेल्फ एंड शाहरुख खान इन द लीड रोल्स। ये फिल्म भी 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर बेस्ड। तो ऑल द टाइम व्हेन आई वाज वाचिंग द बंगाल फाइल्स, आई वाज थिंकिंग अबाउट हे राम। फिल्म की कमियों पर जब ध्यान जा रहा था तो मुझे ये याद आ रहा था कि द बंगाल फाइल्स में क्लियरली एक मैसेज दिया गया है, बापू वॉज रॉन्ग। गांधी जी का सत्याग्रह, नॉन वायलेंस की जो आइडियोलॉजी थी उसे सीधा सीधा गलत बता दिया गया है। इंस्टेड ऑफ गिविंग एन इन डेप्थ एनालिसिस के बापूजी का ऐसा सोचना क्यों था, क्या था, उनकी जीवनी जो थी, किस तरह से सच में लोगों में परिवर्तन आए इस विचारधारा से, इसके ऊपर बिल्कुल भी रोशनी या डिटेलिंग करी नहीं गई है जो हे राम में दिखाई गई थी। इनफैक्ट हे राम वॉज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल जो एक उसका ना कोई लेना ना देना, उसकी वाइफ का गैंग रेप करके गला भेद देते हैं। देन ही इज ऑल्सो फिल्ड विद हेट्रेड टुवर्ड्स मुस्लिम, बट देन हाउ इवेंचुअली वो चेंज उस इंसान में आता है एंड देन ही अंडरस्टैंड्स कि बापूजी आखिर कहना क्या चाह रहे हैं। वो फिल्म उस पर बेस्ड थी। दैट फिल्म वॉज बेस्ड ऑन हाउ एग्जैक्टली a transition can happen in an individual from a person being normal, then something happens, something very violent and बहुत unjust हो जाता है. This person becomes filled with a lot of hatred towards Muslims and then he tries to kill Bapu, and eventually how that changed, that transition happens, और वो किस तरह से समझ जाता है कि दूसरे को मारना आसान है, खुद को मारना मुश्किल है. खुद को मारने की हिम्मत नहीं आती, उससे बड़ा डरते हैं, बट कंपेरेटिवली दूसरे को मारना इजी लगता है तो दूसरे को मार देते हैं. समथिंग लाइक दिस वॉज द मैसेज दैट वॉज कन्वेड इन हे राम. तो बापूजी की आइडियोलॉजी को कंप्लीटली बंगाल फाइल्स में रविश है, रॉन्ग है, ऐसा बताया गया है. सी, maybe you do not agree with the ideology of Mahatma Gandhi. There are so many people who do not agree, but it doesn't mean कि आप outrightly गलत है. You disagree, that is what you can say. But to say कि नहीं ये गलत ही है, बापू गलत ही, that means what? Non-violence is wrong, violence is right. In the name of self-defense, violence is right. Okay, you can put it like this. We do not know what exactly to do. जब कोई आप पर अटैक आके करता है, इंस्टिंक्ट ये कहता है if you are being targeted, अगर आपको विक्टिमाइज किया जा रहा है, then go and hit back. Then go and hit back. आप भी वायलेंट हो जाओ, मार दो उसको जो आपको मारने आ रहा है. एवरीबडी इन जनरल यही करते हैं, या तो चुप रहते हैं, रो के मरते हैं, या फिर रिटालिएट करते हैं. बट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस ऐसी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, हम ऐसा कह सकते हैं मोटे मोटे रूप में कि अभी हमें पता नहीं है, बट डजंट मीन कभी पता नहीं चलेगा. वी विल गेट टू नो, बट आउटराइटली यही करना चाहिए. यही यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि वायलेंस को जो है वायलेंस से ही रोका जा सकता है. ये तो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं होता है. ठीक है, मजबूरी में हम कर रहे हैं, ये इसको मान सकते हैं. सो समवेयर बापू को कंप्लीटली रॉन्ग बताना मुझे वो एक्सेप्ट नहीं हुआ फिल्म में. जब ये सारी घटनाएं, हिंसक घटनाएं घट रही थी, तब गांधी जी ने किस तरह से अनशन किया था, किस तरह से उन्होंने पदयात्रा करके वो इन सारे इलाकों में गए, वहाँ पर रहे, उन लोगों के साथ रहे, जो सोहरावर्दी थे उनके साथ, मुसलमान इलाके में वो रहे. इन सारी घटनाओं पर कोई रोशनी नहीं डाली गई है. ये भी मुझे एक्सेप्ट नहीं हुआ. गांधी जी का ये कहना कि अगर हिंदू औरतों पर, उनके शील पर हमला होता है, उन्हें उनकी इज्जत लूटने के लिए, उन्हें मारने के लिए जब मुस्लिम मॉब आती है तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो गांधी जी का ये कहना कि उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, इस बात को बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियली, हल्के से या कंप्लीटली समझने की कोशिश भी ना करते हुए दिखाया गया है. एक बहुत ही नेगेटिव वे में इसको दिखाया गया है, पोर्ट्रे किया गया है. 10 करोड़ मुसलमान उस टाइम पर थे ऐसा बताया है. उसमें से 4.5 करोड़ मुस्लिम्स जो है, दे चोज टू स्टे बैक इन इंडिया. इस घटना को, इस इतनी महत्वपूर्ण घटना को एक लाइन में कवर अप कर दिया है. दिस वॉज ऑल्सो नॉट डन, नॉट एक्सेप्टेबल. द होल फिल्म टॉक्स अबाउट हिंदू जेनोसाइड, हिंदुओं पे हुए अत्याचार के बारे में.
ठीक है, हम मानते हैं ऐसा हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी की नहीं है, बट देन देयर हैज टू बी सम रे ऑफ होप, सम सोल्यूशन। ये छोटी छोटी कड़ियों के बीच में ही कहीं ना कहीं सोल्यूशन होता है, उसी को हम देखना नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये जो घटनाएं थी जहां पर हिंदुओं ने मुसलमानों को भी बचाया, जहां मुसलमानों ने हिंदुओं को भी बचाया, ऐसी भी घटनाएं घटी थी। बहुत इंपॉर्टेंट दो छोटी लगने वाली कड़ियां हैं, इन कड़ियों से ही वो सोल्यूशन निकलता है। इन घटनाओं को यहां टोटली जंप किया गया है, इसके ऊपर कोई भी रोशनी नहीं डाली गई है। दिस इज व्हाट आई डिडंट लाइक अबाउट दिस मूवी। इसके अलावा जो हमारे ऑफिसर्स हैं, सीबीआई ऑफिसर्स दिखाए गए हैं, वो किस तरह से अपने सीनियर्स के दबाव में या पॉलिटिकल प्रेशर के दबाव में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की हो, किस तरह से हमारे ऑफिसर्स को मजबूर होना पड़ता है। वो मजबूर हो जाते हैं और उन्हें इन 2 टके के गुंडों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, उनसे झापड़ खाने पड़ते हैं। ये बात मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। ओके, दिस कुड बी वन एस्पेक्ट, जैसे कि संदेश खाली के इंसिडेंट्स में हमने देखा था, वो लोकल एमएलए जो फिश एक्सपोर्टिंग का उसका धंधा था, यहाँ पर भी ऐसे ही दिखाया गया है, बट मुर्शिदाबाद बेस्ड ये कैरेक्टर दिखाया गया है जो फिश एक्सपोर्ट करता है एंड देन ही इज रनिंग ऑल दोज सेक्सुअली असॉल्ट भी कर रहा है महिलाओं को, इलीगल लैंड ग्रैबिंग वगैरह, ऐसा भी दिखाया गया है। बट देन ही इज hitting our officers and our officers are actually they are not able to do anything। जबकि संदेश खाली के इंसिडेंट्स में हमने देखा था that ईडी के ऑफिसर्स पर इतना अटैक होने के बाद ईडी वेंट देयर अगेन विथ फुल फोर्स, या सीआईएसएफ को लेकर के हमारी ईडी वहां गई थी। वो लोकल एमएलए जाकर के छुप गया और लगभग फ्यूजिटिव 2 महीने तक फ्यूजिटिव रहा और उसके बाद उसको चूहे के बिल से निकाल करके घसीट करके लेकर के गई। सो दिस एक्चुअली इज व्हाट हैपेंड। और इसी किस्म के एक इंसिडेंट्स को या इसी के ऊपर बेस्ड एक कैरेक्टर को फिल्म में प्लॉट किया गया है। बट देन जो सीबीआई के ऑफिसर है यानी कि दर्शन कुमार और उनकी जो टीम है, वो किस तरह इसके हाथों मजबूर हो जाती है, पॉलिटिशियंस के हाथों मजबूर हो जाती है, ये वाला भाग मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। मुझे लगा मे बी टुवर्ड्स द एंड फाइनली कुछ होगा, मे बी जो रियल घटना हमको देखने को मिली थी इसी तरह से कुछ तो एंडिंग देंगे। बट देन आई एम नॉट रिवीलिंग व्हाट द एंडिंग इज, बट इस तरह से मैसेज है कि आप खुद ही मार डालो, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो देन गो योरसेल्फ एंड गो किल। दिस इज व्हाट आई डिड नॉट लाइक, एब्सोल्युटली रबिश लगा मुझे इसका क्लाइमैक्स। सो द डायरेक्टर वाज क्लेमिंग इन वन ऑफ हिज आई एम बुद्धा चैनल का जो वीडियो है कि दिस मेनी पीपल ऑफ दिस जनरेशन और द जेन जी पॉपुलेशन इज सेइंग कि आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी इन द यूएसए उन्हें बहुत हीलिंग शुरू हुआ उनका। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ हीलिंग। अगर ये फिल्म कोई सोल्यूशन ऑफर ही नहीं कर रही है तो फिर किस तरह का हीलिंग शुरू हुआ मेरे भाई? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई एम अनेबल टू रिलेट। सो somewhere the makers believe that Muslims are responsible for Hindu genocide and the blame, they've been trying to put the blame on the Muslim side. Nevertheless, किसी का ऐसा मानना हो सकता है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट बात करो आप सोल्यूशन की कि हम सबको रहना है, साथ में रहना है, इंसानियत को स्वीकार करके रहना है। वो कैसे हो सकता है, उस पर कुछ आपका विचार प्रदर्शित करो, उस पर कुछ रोशनी डालो। जो छोटी छोटी कड़ियां थी जहां से उम्मीद की किरण निकलती हुई दिखाई देती है, उन कड़ियों को आपने छोड़ दिया है। तो इस तरह से मुझे भी इनके इस फिल्म मेकिंग के इंटेंट पर डाउट होता है। आखिरी में यानी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया मिडनाइट को, और नोआखाली में जो अभी बांग्लादेश में चला गया है, पहले ईस्ट पाकिस्तान में चला गया था, नोआखाली में भी जो मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटी हिंदूज का जेनोसाइड शुरू कर देते हैं। एंड वहां पर एकलव्य सूद का जो कैरेक्टर है, उनको बाइक से खींच करके बीच में से फाड़ते हुए दिखाया गया है। इस तरह का एक सीन हमने 1947 अर्थ मूवी जो थी उसमें भी दिखाया गया था, ऐसा एक सीन। सो दिस सीन इज द एपिटमी ऑफ जितना भी ब्लडशेड या वायलेंस दिखाना था इस फिल्म में, वो वहां पर मतलब एकदम वो चरम सीमा पे चला गया कि इतना ज्यादा वायलेंट कोई सीन हो सकता है। सो दैट हैज बीन शोन हियर। कहानी जो स्क्रीन प्ले है, इट कैन गिव यू स्लीपलेस नाइट्स बिकॉज इट इज फिल्ड विथ अ लॉट ऑफ वायलेंस। आई एम नॉट क्लेमिंग कि इस तरह का वायलेंस पहले नहीं दिखाया गया है, जी नहीं, ऐसा वायलेंस हमने देखा है, हेराम में देखा है, 1947 अर्थ में देखा है, गदर में भी देखा है। बट सो इवन दिस फिल्म कैन गिव यू स्लीपलेस नाइट्स। आप हॉन्ट हो सकते हैं, सोचते रह सकते हैं अगर आप बिना माइंडफुल हुए इस फिल्म को देखने जाए तो। सो दिस फिल्म एक्चुअली इज प्रेजेंटिंग द
viewpoint of the makers of this film rather than being, an unbiased या factually based on what is logical. इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हुआ वो exactly ऐसा ही हुआ. इसको आप ना माने, इसको as किसी के मुंह से सुनी हुई एक कहानी के जैसे ले, and before believing कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा उस समय या अभी भी जो घटनाएं घट रही है, आपको संतोष जब तक नहीं मिलता उस हिसाब से आप छानबीन करें, रिसर्च करें. आपको जिस चीज़ पर विश्वास हो अपनी सामान्य बुद्धि से उसी के ऊपर आप विश्वास रखें, किसी की कही सुनाई बातों में ना आए. बिकॉज इवेंचुअली वी डू नॉट वॉन्ट टू बी फिल्ड विथ हेट्रेड फॉर एनीबडी. हमें वायलेंस नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, किसी की भी इंसान को नहीं चाहिए. भले ही लोग धर्म करते हो, बट इवेंचुअली लोगों को घर में अपने परिवार के साथ सुख समाधान से रहना ही है, सुबह से उठ करके रात तक यही करना है. सो प्लीज बी माइंडफुल व्हेन यू वॉच दिस फिल्म. टेक इट एज अ फिल्म, टेक इट एज समबडीज पॉइंट ऑफ व्यू. डू नॉट जस्ट गो एंड ब्लाइंडली एक्सेप्ट एनीथिंग, नॉट ओनली दिस फिल्म, एनीथिंग जो कोई भी बोल रहा है उसको आप जांचिए, उसके बाद ही उसको मानिए. दिस इज माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, particularly with regards to the Bengal Files. Lastly, I would like to say that of the trilogy, the Tashkent Files, the Kashmir Files and the Bengal Files, according to me, ये फिल्म कश्मीर फाइल्स से अच्छी है बट ताशकेंट फाइल्स से बेहतर नहीं है. ऑफ दिस ट्रिलोजी अभी भी द ताशकेंट फाइल्स रूल्स. दैट इज द बेस्ट फिल्म ऑफ द ट्रिलोजी अकॉर्डिंग टू मी. सो फ्रेंड्स, दिस इज माई टेक ऑन द फिल्म द बंगाल फाइल्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरा पॉइंट ऑफ रिव्यू पसंद आया, then do like, share and subscribe to my channel. When this film releases on OTT, I will be sharing the subscription link below in the description box. You can use it then to watch the film. Abhi, if you decide to go and watch it in the theaters, this film will grip you, but please be mindful while watching this film. Signing off, see you in the next video.